से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ये इस कार्यक्रम की। तो आज के जो बाल संसद का कार्यक्रम है, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बाल संसद इकाई के तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में मैं आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं प्यारे प्यारे बच्चे, और आज का एक तरह से संयोजन फरतुन्निसा मैम ने किया है, उनका सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ मैं। और शहीद नाम से ये मेरी कविता है। चंद्रशेखर आजाद, हम आजाद हैं, आजाद रहेंगे, कहते थे चंद्रशेखर आजाद। आजादी के मतवाले भगत सिंह के दोस्त थे आजाद। बिस्मिल ने कहा पारा क्विक सिल्वर, अंग्रेजों ने कहा ब्रेव हार्ट फाइटर। करुणामय पुरुष हुए आजाद। 1921 में असहयोग किया, 15 कोड़े खाए आजाद। 700 पुलिस वाले पीछे पड़े, उनकी हाथ ना लगे आजाद। छुपने कई रूप धरे, आजाद रहे हरदम आजाद। 27 फरवरी 1931 अंग्रेजों ने घेरे आजाद। लड़ते लड़ते अपनी ही बंदूक से शहीद हुए आजाद। मरने पर भी अंग्रेजों को डरा गए आजाद। लाश को भी हाथ लगाने डरते दिखे अंग्रेज। जीत की कीर्ति पताका फहरी, मरकर भी अमर हुए आजाद। देशभक्तों को नमन हमारा, ऐसे थे शहीद आजाद, ऐसे थे शहीद आजाद। जब वो मर भी गए थे तो उनकी हाथ को लाश के पास भी पहुंचने से डर रहे थे अंग्रेज के, कहीं ऐसा ना हो जिंदा हो और हमें मार दे। तो वो अंत तक उन्होंने अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया, और अंग्रेज बहुत डरते थे उनसे। ऐसे हमारे देशभक्त आजाद थे, जो कि हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। और इनके जो बलिदान को हमें याद करना चाहिए कि वो अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए इससे कि देश के लिए मर जब आ पड़े तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे कविता सुनाने का मौका दिया। धन्यवाद बेटा। आपका बहुत बहुत यशिका, धन्यवाद। हाँ, आगे अपना कार्यक्रम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ रूपाली दीपाली मैम भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, मैंने अभी अभी देखा। जी बेटा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंजलि अहिरवार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अंजलि अहिरवार। रश्मि मैम का बहुत सुंदर और बहुत अच्छा उद्बोधन, बहुत ही ज्ञानवर्धक। धन्यवाद मैम। आदरणीय। जी यशिका बेटा, अंजलि अहिरवार, आप अपना माइक खोल लीजिए। मैम शायद से है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मैं काव्या जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। काव्या जी। नमस्ते, मेरा नाम काव्या जितेंद्र चौधरी है। अभी मैं बोल रही हूँ। मुझे प्रेमचंद जयंती शब्दों के थे वे जादूगर, साहित्य के उज्जवल थे सागर। दिन दुखी के व्यथा सुनाई, मानवता के राह दिखाई। कलम बिना बनी उनके हाथों में, सत्य की अमर मशाल। प्रेमचंद को शत शत नमन, युगो युगो तक रहे कमाल। नमस्कार, हो गया। थैंक यू। धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपने प्रेमचंद जी पर बोला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए श्रीमान मदन लाल जरिया जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संचालक जी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बाल संसद की आवासीय गोष्ठी में मैं सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसका श्रेय मैं
श्रीमती फरहतुन्निसा मैम को देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे अवसर के लिए मुझे चुना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान हरेराम वाजपेयी जी, सचिव साहब श्री गुगलेश्वर द्विवेदी जी, मुख्य अतिथि कनक सैनी जी और डॉक्टर रश्मि चौबे जी मैम, और इसके अलावा सरस्वती वंदना जिन्होंने प्रस्तुत की नए श्री वशिष्ठ जी। धन्यवाद सर। और स्वागत भाषण में फरहतुन्निसा मैम ने अपनी बात रखी। और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब ये आज समझ पा रहे हैं कि वर्तमान के परिवेश में अन्य बिंदुओं के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस पर चर्चा के साथ साथ अगर हम उसको धरातल पर उतारते हैं तो ये समझ मतलब पक्की है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा सार्थक हो जाएगा। हम अपने विद्यालयों में, समाज में इस बात को रखते हैं कि प्लास्टिक मानव जीवन ही नहीं, पूरे संसार के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। हम सबकी ये कोशिश है कि हमारा भारत प्लास्टिक मुक्त हो, और भारत ही क्या, इस दुनिया से प्लास्टिक खत्म हो तो हमारे जो मुख्य प्राणी हैं, गाय हैं, बैल हैं और भी पशु हैं, जो भोजन समझ करके उनको ग्रहण करते हैं और उनके पेट में जाकर के वो स्थायी स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे प्राणी जुगाली करते हैं लेकिन उनके जुगाली में भी वो नहीं आता और पूरा उनका जीवन कष्टप्रद हो जाता है। तो मैं बच्चों के लिए भी ये आह्वान करता हूं कि बच्चों, जब भी हम घर का गीला कचरा फेंकें, सब्जी के फल छिल के फेंकें, तो कुछ क्या करते हैं साथी की प्लास्टिक की थैलियों में कचरे को भर के फेंक देते हैं, और हमारे जो मुख्य प्राणी हैं, जानवर हैं, वो उनको खा लेते हैं। तो इसका ध्यान रखें, जब भी कचरा फेंकें हम प्लास्टिक की पन्नी में ना फेंकें, जिससे कि वो उनके लिए कष्टकारी हो। आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विशेष शुभकामनाएं श्रीमती फरहतुन्निसा मैम के लिए, जो कि आज स्काउट गाइड्स के लिए राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भोपाल गए हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, उनके लिए भी शुभकामनाएं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी शान, भारत की शान भाषा, हिंदी भाषा, हमारी मातृभाषा, इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्य निश्चित रूप से हमारी भाषा को और प्रबल बनाते हैं। इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्य निश्चित रूप से दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणादायी होंगे और साहित्य के साधना करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा ये मंच है। मुझे इस बारे में बहुत पहले से जरूरी पता तो था, मैम ने एक बार आग्रह भी किया था सर आप इसमें जोड़िए, लेकिन कार्य और की अधिकता के कारण मैं इसमें नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन मैं आज ही अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं कि मैं अपनी इच्छा जुड़ने में बड़ी खुशी महसूस करूंगा कि इस कार्यक्रम में हमेशा मैं जुड़ा रहूं, और जब जब भी ये कार्यक्रम हो तो इसमें सम्मिलित हूं। और इस अवसर पर मुझे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, मुझे अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी संयोजक बंधुओं के लिए करता हूं। और एक बचपन की कविता, लगभग 45 साल पुरानी कविता याद है मुझे, वो मैं बच्चों के लिए सुनाता हूँ। शायद मेरे जो हम उम्र साथी हैं उनको भी सुनकर मजा आएगा। कविता का शीर्षक है चल रे मटके टमकटू। चल रे मटके टमकटू, ये कविता का शीर्षक जब हम पढ़ते थे तो बड़ा ही आनंद आता था। आज के बच्चे में शायद ये नहीं हो सुन पा रहे होंगे, सुना भी होगा कहीं कहीं यूट्यूब वगैरह में या कहीं गूगल वगैरह में मिल जाता है। चल रे मटके टमकटू, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। उसने सोची एक तरकीब, उसने मंगाया मटका मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप वह ससुराल चली चुपचाप, कहती जाती चल रे मटके टमकटू। तो ये मुझे बहुत पहले से पुरानी कविता, लगभग 45 साल पुरानी कविता याद थी। सर कुछ और हमारा भी कविताएं भी बचपन हैं याद लेकिन आ गया हमें। जी 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 मैम जी, बहुत अच्छा लगा।
आप सबको शुभकामनाएं, और फिर कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का अपना सौभाग्य मानूंगा। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं, पूरे संस्थान के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर हृदय से आभार आपका, आप मेरे एक बार के कहने पर इस मंच से जुड़े और आप इस परिवार के आजीवन सदस्य बन जाइए, जी, इसकी thank मुझे you। बहुत खुशी होगी। और जी। आपका बचपन आपको याद आ गया बच्चों के साथ बैठ के, आप भी बच्चे हो गए, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया। हृदय से आभार सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संध्या जाटव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। संध्या जी। किसका नाम लिया है बेटा आपने? आज मौसम बहुत गड़बड़ है और गांव में अधिकतर लाइट नहीं है, डिस्चार्ज मोबाइल पड़े हुए हैं और अभी भी बहुत तेज बरसात हो रही है। शायद इसी वजह से बच्चे नहीं जुड़ पा रहे। बिजलियां बहुत तेज हैं, बादल बहुत तेज हैं, तो शायद कुछ वजह है कि बच्चे जुड़ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आगे दूसरे बच्चे का नाम ले लो बेटा। अब मैं कृष्णकांत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृष्णकांत। हाय मैम, मेरा नाम कृष्णकांत नागाड़ है। मैं सांगोल में रहता हूँ। मेरा स्कूल नेम शासकीय एकीकृत हाई स्कूल सांगोल है। बेटा आपका माइक बंद हो गया है। कृष्णकांत जी, आपका माइक गलती से बंद हो गया है, उसको शुरू कर लीजिए। मैम मैं सुनाना चाहता हूँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक एक महान नेता थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। उनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। उनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था। उन्होंने 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 स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वे बहुत बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने केसरी नामक अखबार शुरू किया। वह हमारी प्रेरणा है। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी। धन्यवाद। इनकी फिर से माइक बंद हो गया, बार बार माइक बंद हो रहा है। माइक खोल लीजिए बेटा। यस मैम, बोलिए। मैम शायद से उनका हो गया है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आलिया जी को। क्या बोला यशिका बेटा आपने? आलिया। आलिया जी शायद है नहीं है। कृष्ण कुमार जी के वहां का खुला तो है नहीं। आलिया जी है नहीं शायद। आलिया है क्या? यस मैम। रूपाली मैम, अच्छा, रूपाली नूर मैम नूर की नाम से स्टूडेंट। नूर नाम से जुड़ी हुई है आलिया जी। मैम सुनाइए। आलिया है। आलिया जी बात रखिए बेटा। यस मैम। हाँ हाँ, जी बोलो बेटा। बोलिए। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्ते। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आलिया भुरेका तड़वी है। मेरे स्कूल का नाम धनवांद्रेकर माध्यमिक आश्रम स्कूल महाराष्ट्र से। आभासी पटल पर आज मैं विज्ञान शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल
केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि विज्ञान, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक भी थे। उनका विश्वास था कि भी राष्ट्र का भविष्य के युवाओं के क्षेत्र में योगदान बहुत ही बड़ा है। भारत के अंतरिक्ष एवं मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। स्वदेशी मिसाइल अग्नि और पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समाज की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मानते हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटी टू रूरल एरिया की अवधारणा प्रस्तुत की। वे विज्ञान और तकनीक के मदद से गांव का विकास करने पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल करने का साधन एक अच्छा निर्माण करने का माध्यम है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने विभिन्न विद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन किया। वे देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। डॉक्टर कलाम का युवा सशक्तिकरण के लिए कार्य अनमोल लगता है। डॉक्टर कलाम युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वह कहते थे, सपने वे नहीं जो हमें सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने युवाओं में वैज्ञानिक सोच, आत्मविश्वास, नैतिकता और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने पर विशेष बल दिया। उनकी पुस्तकों जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2002 आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और युवा शक्ति उसके युवा होती है। वे कहते थे, सपने वे नहीं जो हमें सोते समय देखते हैं, सपने वे हमें सोने नहीं देते। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वदेशी तकनीक विकास में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर कलाम शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उनका विश्वास था कि अच्छी नागरिक और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद अधिक समय बिताया और उन्हें विज्ञान, नवाचार तथा नैतिक मूल्यों को महत्व समझाया। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्श को अपनाएं और एक विकसित, आत्मनिर्भर तथा वैज्ञानिक सोच वाले भारत के में अपना योगदान दिए। धन्यवाद सर और मैम। आज की गोष्ठी में हमें बड़ों का मार्गदर्शन मिला, बहुत सी जानकारी भी मिली और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला वालिका ने। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रतिभागी दक्षता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दक्षता, आप जुड़े हो ना बेटा? दक्षता, सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दक्षता प्रशांत नारपेड़ है। मेरे स्कूल का नाम धनवांद्रेकर माध्यमिक आश्रम स्कूल पाल, महाराष्ट्र से। भालसी पटल पर आज की गोष्ठी में मैं आज बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा पत्रिका के निर्माता इस विषय पर बोलना चाहती हूँ। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856, 1 अगस्त 1920 भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राष्ट्रप्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि जनता ने उनके असाधारण नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के कारण दी। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना।
बाल गंगाधर तिलक ने केवल राजनीति ही नहीं बल्कि पत्रकारिता को भी राष्ट्रीय जागरण का प्रभावी माध्यम बनाया। उन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्रों की स्थापना की। केसरी मराठी भाषा 4 जनवरी 1881, मराठा अंग्रेजी भाषा 2 जनवरी 1881। इन दोनों पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की तीखी आलोचना की और भारतीयों में स्वराज्य, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। केसरी पत्रिका का विस्तृत परिचय है। इस पत्रिका की स्थापना 4 जनवरी 1881 में हुई। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक जी थे। इसकी भाषा मराठी थी। केसरी का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं था, बल्कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना, अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों का विरोध करना, स्वराज्य की भावना के जन जन पहुंचाना, किसानों, मजदूरों और सामान्य जनता की समस्याओं को उजागर करना। मराठा पत्रिका का उद्देश्य, इसकी भाषा अंग्रेजी थी। शिक्षित वर्ग तथा अंग्रेजी पढ़ने वाले भारतीयों और विदेशी पाठकों तक भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज पहुंचाना। केसरी और मराठा दोनों एक दूसरे के पूरक थे और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण माध्यम बने। केसरी पत्रिका का महत्व भारतीय पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाले प्रमुख पत्रों में से एक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभावशाली मुखपत्र। पत्रकारिता को जन जागरण का सशक्त माध्यम बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण। आज भी यह भारतीय पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। केसरी और मराठा केवल समाचार पत्र नहीं थे, बल्कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन के सशक्त वैचारिक हथियार थे। बाल गंगाधर तिलक ने इन पत्रों के माध्यम से भारतीय समाज ने राष्ट्रीय चेतना, स्वराज्य की भावना और आत्मसम्मान का संचार किया। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में केसरी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। धन्यवाद सर मैम। बहुत सुंदर बेटा। बहुत बढ़िया। आज हमें इस गोष्ठ से बहुत सी जानकारी मिली और सम्मानित होने का आनंद भी मिला। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली यशिका, थोड़ा माइक के पास आ जाओ बेटा, आवाज तुम्हारी धीमी आ रही। कृपया सभी लोग माइक बंद कर लें। अब मैं अगली प्रतिभागी खुशनुमा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। यशिका, इनका माइक बंद कर दीजिएगा। हाँ, हो गया, शायद हो गया। खुशनुमा जी। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम खुशनुमा मुस्तफा है। मैम शायद से उन्हें 2 डिवाइस से लॉगिन कर रखा है। दक्षता, आपका माइक ऑफ करो बेटा, और खुशनुमा आपका ऑन करो। खुशनुमा, अब बोल के देखो यशिका थोड़ा। यशिका जी मैम। जी, अब ठीक आ रही है आवाज। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बहुत हाँ बेटा। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम खुशनुमा मुस्तफा तड़वी है। मेरे स्कूल का नाम धनवंद्रकर माध्यमिक आश्रम स्कूल पाल, महाराष्ट्र से। आभासी पटेल पर आज की गोष्ठी में आज मैं विश्व जनसंख्या दिवस पर शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं तथा परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को शुरुआत 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा की गई। 11 जुलाई 1997
1987 को विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब होने के कारण इस दिन को विशेष महत्व मिला। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, परिवार नियोजन के महत्व को समझना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और बढ़ावा देना, संसाधनों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना। बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव के कारण भोजन, पानी और आवास की कमी होना, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यातायात, ऊर्जा और सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिरिक्त भार आना यह होता है। परिवार नियोजन को अपनाना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, जनसंख्या संबंधी जागरूकता अभियान चलाना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना। यदि उपायों से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि केवल जनसंख्या बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त होना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी देश के विकास की नींव शिक्षा पर आधारित देश के विकास की नींव शिक्षा पर होती है, तो वह केवल स्व ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को शिक्षित बनाती है। शिक्षित बालिका अपने स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बच्चों की शिक्षा और समाज के प्रति अधिक जागरूक होती है। इससे जनसंख्या वृद्धि की गति नियंत्रित होती है तथा समाज में गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं में कमी आती है। इसलिए कहा जाता है, एक बेटी को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है। आज सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक अभियानों के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन केवल सरकार का प्रयास पर्याप्त नहीं है। हम सभी का कर्तव्य है कि हर बेटी को शिक्षा का समान अवसर मिले और उसे अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मिले। आइए आने वाले विश्व जनसंख्या दिवस पर हम संकल्प लें कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लेकिन समानता का सम्मान करेंगे और एक शिक्षित, जागरूक तथा समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद सर, मैडम। आज की इस गोष्ठी में हमें सम्मिलित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन भी मिला और आनंद भी मिला। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत बेटा। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति बेटा। बराबर जुड़िए, इसी तरह से इस मंच से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री हरिराम वाजपेयी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बेटा एक शायद अंजलि इस मंच पर उपस्थित है। अध्यक्षीय भाषण के पहले उसको बुला लीजिए, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा शायद उसका। नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि उनके भाषण के बाद कुछ नहीं हो जाता है। एक वयोवृद्ध बीच में, बच्चों के बीच में बैठता है, उसका एक अलग ही आनंद है। कोई भी बच्चे भी अगर बचे हुए हैं तो बेटा एक बार और पूछ लिए कि नहीं जुड़ पाए हो तो अभी पहले जोड़ ले, ठीक है ना? सभी को बोलने का मौका मिल जाए, ठीक है? मैं मंच पर अंजलि अहिरवार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अंजलि अपनी प्रस्तुति दीजिए। दिल के पर्दे खोल रहा हूँ, दिल के पर्दे खोल रहा हूँ। भारतवासियों, भारतवासियों, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। ये मेरी मन की गाथा है, इसे कथा समझ ना लेना। तुम अपनी आधुनिकता को सभ्यता समझ ना लेना। तुम कब महसूस करोगे कि मेरी आंखें नम है। संवेदहीन हुए तुम, मुझे इस बात का गम है।
सच है पुरखों ने तुम्हारे आजादी मुझे दिलाई। उनकी बलिदान की कीमत क्यों तुम्हें समझ ना आई, हर क्यों तुम्हें समझ ना आई। जो सपने उन्होंने देखे तुम उनको भूल गए हो, निज निज स्वार्थ में पढ़कर यूं मन में भूल गए हो। सीमित है हमारे संसाधन, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। इस बढ़ती आबादी का मैं कैसे बोझ उठाऊं। हर कदम पे तुमने केवल तो हाँ नहीं मेरा किया है। मन खनिज संपदा नदियां मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है। बदले में मुझे दिया क्या, ये तंगी और बदहाली, जहरीली हवा प्रदूषित और धुएं की चादर काली। मैं युगों युगों से सबकी पलकों पे रहा करता था, सोने की चिड़िया मुझको संसार कहा करता था। जब मैं आजाद हुआ तब 36 कोट जनता थी, उपज जाऊं भूमि का जल भरपूर मेरी क्षमता थी। अब 1.5 अरब के लगभग जनसंख्या पहुंच रही है, निर्वाह करूं मैं कैसे, मेरा संत नहीं है। इस बढ़ती आबादी का देखो क्या असर पड़ा है, बेरोजगारी महंगाई हित अपराध बढ़ा है। पड़ गई जरूरत सबकी, पड़ गई है चादर छोटी, कैसे मैं काम दूं सबको, कैसे दूं सभी को रोटी। मेरी क्षमता से ज्यादा यूं बोझ न मुझ पर डालो, जनसंख्या करो नियंत्रित, मेरे बच्चों मुझे बचा लो, मेरे बच्चों मुझे बचा लो, मेरे बच्चों मुझे बचा लो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा गीत गाया है बेटा, और बहुत सुंदर आवाज है, दिल पे असर करी है आपकी आवाज बिल्कुल। आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर हमारे इस मंच पर आ चुके हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम बहुत देर से आपको फोन भी लगाया पर आप नहीं मिल पा रहे थे हमें यहाँ जोड़ने के लिए। नेट की समस्या एक आवासीय पटल पर एक बड़ी समस्या होती जा रही है, खासतौर से बारिश में। सर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका। अध्यक्षीय भाषण होने वाला है, लेकिन आप आ गए तो आप अगर प्रश्नोत्तरी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं क्योंकि अध्यक्षीय भाषण बाल बाल बच गए हम लोग, ऐसा लग रहा है। स्वागत है, अभिनंदन है सर आप। प्रश्नोत्तरी आज रहने दीजिए क्योंकि बार बार कट रहा है नेटवर्क सुबह से। ठीक है सर, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ शब्द आप ऐसे आप अपने आशीर्वचन दे हाँ, दीजिए। आज के इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी सर जी, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर रश्मि चौबे जी, कार्यक्रम के सह प्रभारी प्रोफेसर निशा खान जी, और महाराष्ट्र के राज्य प्रभारी डॉक्टर रूपाली चौधरी जी, संचालन कर रही बिटिया नेश्री यशिका चतुर्वेदी, और सरस्वती वंदना करने वाली बेटिया नेश्री, और सही बच्चे जुड़े हुए हैं। सही बच्चों को मेरा शुभकामनाएं और शुभाशीष। प्रश्नोत्तरी तैयार था, लेकिन बहुत तेज आंधी चलने लगी थी इधर, और सन्याश्रम इधर फाट फाट सब चलता, कुछ समझ में नहीं, सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। तो कुछ कार्यक्रम मैंने सुने, बहुत अच्छा रहा होगा, और कुछ बच्चे आज नए भी दिखाई पड़े। तो सही आप सब लोग जुड़िए इस कार्यक्रम में, और अपने जो आपके सखी और दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं आपके, बुआ मामा चाचा नानी, जिसके भी लड़के लड़कियां हैं, छोटे बच्चे, उनको भी साथ में जोड़िए। अगर कुछ प्रतिभाग नहीं करते हैं तो बोलिए कि जुड़ें और सुने,
सुनने से भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। आदरणीय वाजपेयी सर को 2 बार आमंत्रित किया जा चुका है। अब धृष्टता मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर, आप बेशक बाद में जुड़ पाए, समस्या समय की मतलब बारिश वगैरह की समस्या के कारण, लेकिन आपका उपस्थित होना एक हम लोगों का एक उत्साह बढ़ा देता है और बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को आशीर्वाद मिला, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैम अब शायद से कोई रह नहीं गया है, तो फिर मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए बुला लूँ सर को। जी बुलाइए सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री हरेराम वाजपेयी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय परम पूज्य श्री हरेराम वाजपेयी, स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। इसका संचालन मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद विश्व हिंदी सेवा संस्थान को, जिन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और इन सारी चीजों के साथ में बच्चों को जोड़ने का जो एक प्रयास किया, और एक संसद के रूप में कि जहां पर हम अपनी बात कह सकें, अपने मन के विचारों को कह सकें, एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसलिए मैं आभारी हूं। और अभी मैं जब देख रहा था कि बच्चे जब अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे, तो खासतौर से रश्मि जी तो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, डॉक्टर रूपाली जी और फरहत जी, इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब बच्चे अच्छा बोल जाते हैं, तो उनको लगता है कि भारत का अगला भविष्य ये है। ट्रेन यात्रा चल रही है, लेकिन हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है। कहीं ये नहीं हुआ है, कहीं जोरों की वर्षा हो रही है, कहीं कोई कहीं बैठा हुआ है, लेकिन सारे जुड़े हुए हैं। तब जब शुरुआत होती है सरस्वती वंदना की, और उसमें कहा जाता है, माँ सरस्वती से वंदना करते हुए, वरदान मांगते हुए बालिका कहती है, हम हैं अकेले। अब अगर इस शब्द का अर्थ समझें तो अकेले क्यों हैं? इतने लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग हैं, सारी बातें हैं, तो अकेले कब हैं? अकेले जब हैं यदि हम शिक्षा ग्रहण नहीं करें, यदि हम माँ सरस्वती की आराधना नहीं करें, यदि हम पढ़ाई नहीं करें और पढ़ाई के माध्यम से समाज से जुड़ करके परिवार की बातें, परिवार के संस्कार, ये सारी बातें यदि हम ग्रहण नहीं करें, तो निश्चित रूप से हम अकेले हैं। और यदि हमने बड़ों को सम्मान देना सीख लिया, प्रकृति से प्यार करना सीख लिया, और जो अच्छाइयाँ हैं हमें बड़ों से मिलती हैं, उनको अगर हमने स्वीकार कर लिया, तो व्यक्ति कभी भी अकेले नहीं रह सकता है। लेकिन ये सारी बातें तभी आती हैं जब माँ सरस्वती की कृपा होती है। और हम सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है, जिसकी हम आराधना करते हैं। आज मुख्यतया अब्दुल जे कलाम, जो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, एक ऐसा सीधा सच्चा व्यक्ति जिसके के बारे में बच्चों ने कहा, मैं दोहराऊंगा नहीं। मुझे खुशी है कि मैं रामेश्वरम जाकर के 2 बार मैं गया हूं, और दोनों बार उनके उस स्थान को, जो उनका जन्म स्थान है, जो जगह है, उसको भी देख करके आया हूं। ऐसे स्थान किसी भी धार्मिक स्थान से भी ज्यादा आनंद देते हैं, प्रणाम करते हैं उनको जाकर के, कि लगता है कि वो जगह है जहां पर भारत माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, अपने सपूत को जन्म दिया, जिसने इस देश की सेवा अंतिम सांस तक की और इस देश को आगे ले गए। आजाद जी की बात बच्चों ने की, उनके बारे में बताया। मुझे खुशी है रश्मि जी की अलीराजपुर में, जहां पर इनका जन्म स्थान है, एक बहुत बड़ी जगह बना दी गई है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, वहाँ की संस्था की तरफ से। उनकी विशाल वहाँ पर मूर्ति लगी है, और बहुत बड़ा मेला भी लगता है, और शहीदों का, और वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाने का बहुत आनंद आता है। आपने जब अपनी इनके बारे में कहानी सुनाई थी, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। वो व्यक्ति जिसके पीछे 700 लोग अंग्रेजों को लगे हों और पकड़ना चाहते हों, लेकिन इलाहाबाद के उस पार्क में आया, जिसका नाम आजाद पार्क वहाँ रखा गया है, जब उन्होंने देखा था कि अब हम किसी भी हालत में बच नहीं सकते हैं, तो भी वो नहीं चाहते थे कि दुश्मनों की गोली से हम
अपनी अंतिम सांस लें तो उन्होंने स्वयं भी भारत माँ के प्रति उनके आंचल में अपने आप को समर्पित कर दिया था और इस प्रकार से वो शहीद हुए थे। तो ऐसे व्यक्ति कभी भुलाए नहीं जा सकते। और बच्चों को बताना चाहूंगा, प्रेमचंद की बात आई, प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जिन बच्चों ने भी सुनाया है, ठीक है कि उनके गुरुओं ने या परिवार के लोगों ने तैयार किया है। जिस बच्चे ने बोला था, एक छोटी सी बात बता दें, प्रेमचंद की उस बच्चे ने ये कहा था, हमसे भी ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम सीखें कि उनकी रचनाएं, रचना जब कोई एक कविता होती है, एक छोटी सी कहानी होती है कोई, वो रचना कहलाती है। और जब पूरी किताबों का नाम लिया जाता है तो वो कृतियां कहलाती है, पुस्तकें कहलाती हैं। रचना एक वचन है जो हम कहें, जैसे अभी एक कविता सुनाई एक व्यक्ति ने, वो रचना कहलाएगी। लेकिन जब हम उनकी किताबों का नाम लेंगे, गोदान की बात लगेंगे और दूसरी किताबों के नाम लेंगे, तो वो कृति कहलाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुवचन में चला जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक की बात आई। हम सब जानते हैं, और अभी हमारे आदरणीय मंडल जी ने कहा था कि प्लास्टिक कितना नुकसान है। प्लास्टिक भी हमारे जीवन में उपयोगिता की दृष्टिकोण से इतनी चीजें बनाई जा रही हैं जिससे हमें बचना तो मुश्किल है। हमें क्या सिखाया जाता है ऐसी गोष्ठियों में? हम बच्चे ये सीखें कि जो चीज हमारे काम की है हम उसको स्वीकार करें, और वो चीजें जो नुकसान पैदा करती हैं, कि सिर्फ आज भी होता है कि लोग घर का कचरा, जो छोटी सी प्लास्टिक की पन्नी आती है, जिसे पन्नी कहते हैं, थैली कहते हैं, सब्जी में आ जाती है या और किसी का, उसी में लेकर के बाहर फेंक देते हैं, गाय या दूसरे जानवर मुंह में डाल देते हैं। ये कभी हजम नहीं होती, खत्म नहीं होती है, और ये स्वास्थ्य को रोक लेती है और तमाम सारी बीमारियां पैदा करती है। मुझे खुशी है कि इंदौर का नाम आप लोगों ने सुना ही हुआ, एक स्वच्छ शहर पूरे भारत में माना जाता है। यहाँ पर जितने भी गायें हैं उन्हीं को रखने की अनुमति गई है जो इनकी गायें अपने बाड़े में रहती हैं, और बाकी सारे जितनी भी गौशालाएं हैं इंदौर शहर से बाहर कर दी गई हैं। और किसी भी जगह, कभी कभी तो हमारी माताएं और सब लोग गाय को रोटी देने के लिए ढूंढती रहती हैं और हमें गाय नहीं मिलती है, और 3 या 4 किलोमीटर दूर सबसे नजदीक गौशाला में जाना पड़ता है। और वहां पर जब भी कोई चारा दिया जाता है या कोई चीज, तो वहां गौशाला के व्यक्ति जो काम करते हैं वो पूरा देखते हैं कि आप चारे के साथ में या रोटी के साथ में या अन्य ऐसी कोई चीज तो नहीं दे रहे जिसके साथ में ऐसी कोई चीज आ रही हो जो गायों के लिए या पशुओं के लिए हानिकारक हो। आज बच्चों ने बहुत सारे विषय लिए। ये भी जो कविता आई थी, जनसंख्या को लोग, भारत बोल रहा है, जब हम दूसरे की कविता पढ़े तो जरूर बताएं कि ये फलाने कवि की लिखी हुई है, उन्होंने लिखा था। मुझे बड़ी खुशी है कि आप बड़े लोग जैसे रूपाली जी हैं, नुसरत जी हैं और रश्मि जी हैं, हमारे जो आदरणीय गोकुलेश्वर जी हैं, ये सब लोग बड़े परिश्रम के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में बच्चों की सहभागिता करने के लिए हम बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। और उनके साथ उन विषयों की चर्चा हम करते हैं जो उनके लिए लाभदायक है, जिनसे वो कुछ सीख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी की, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, एक बालिका कार में बैठी हुई है, नुसरत जी सम्मान लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत बहुत उनको मैं बधाइयां भी दे रहा हूँ, पूरे पटेल की तरफ से बधाइयां दे रहा हूँ कि उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, और वो भी स्काउट में, जिससे हमको ज्ञान और चुस्ती और देशभक्ति का हमको पाठ पढ़ाया जाता है। वो ट्रेन में भी यात्रा कर रही है, और कोई कहीं बैठा हुआ है, गोकुलेश्वर जी बोल रहे कि पानी गिरने के कारण कहीं नेट नहीं मिल रहा है। इंदौर में भी लगातार 3 दिन तक पानी गिरा, और आज ही 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद में हम लोगों को राहत मिली। और इस समय तो रश्मि जी धूप निकल आई है। हम सुबह इसलिए किसी कार्यक्रम में गए नहीं, अगला कार्यक्रम 6 बजे से फिर एक इंतजार कर रहा है मुझे कि उसमें भी शामिल होंगे। तो मेरा एक ये सुझाव था रश्मि जी कि जब भी किसी भी राज्य की तरफ से बाल संसद की बात हो, विविध विषयों को लेने के साथ में प्रकृति के बिना हम कहीं नहीं है। प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है, और प्रकृति से तात्पर्य है मौसम है, प्रकृति के साथ में पर्यावरण है, हरियाली है, नदियां हैं, स्वच्छ जल है। कोई न कोई एक ऐसा विषय रहता है जिनके माध्यम से बच्चों को हमको सिखाना बताना बहुत जरूरी रहता है। अभी जैसे, और मैं अभी बिना, अब मुझे किससे अनुमति लेना मुझे मालूम नहीं है, रश्मि जी से लेना पड़ेगी या रूपाली जी से लेना पड़ेगी कि बच्चों के लिए आज का, जैसे जुलाई में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, और सबसे ज्यादा तैयारी अगर कहीं करना पड़ती है तो वर्षा ऋतु के समय ही हम
जल का उपयोग कैसे करें। और बच्चे बड़ी मस्ती के साथ में, गांव में तो बहुत मौका मिल जाता है, शहर में तो बहुत कम मिलता है कि नालियों में पानी बहने लगता है, फिर हम जाते हैं दौड़ करके एक पन्ना कहीं से कापी का फाड़ करके ले आते हैं या और अखबार कर लेते हैं, फिर उसकी नाव बना लेते हैं, फिर वो उसमें डाल देते हैं, फिर उसको बहते हुए देखते हैं। ये सारे आनंद जो है ये बरसात में है। बरसात में हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं बच्चों को वो भी मालूम होना चाहिए। तो जब शीत ऋतु आए तो उसके बारे में बताएं, वसंत ऋतु आए तो उसके बारे में बताएं, ग्रीष्म ऋतु आए तो उसके बारे में बताएं, क्या फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, किससे बचना चाहिए, ये सारी बातें। मेरा रश्मि जी ये अनुरोध है कि हर एक में कोई न कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय जरूर जोड़ें और बच्चों से ये अनुरोध करें कि वो चाहे कविता में या गद्य में या कहीं से भी पढ़ करके, जैसे आज भी अब्दुल कलाम के बारे में गूगल की मदद ली गई क्योंकि बहुत सारे वाक्य वही थे, यहाँ से वहां तक नहीं हुए, लेकिन उनकी सहभागिता कितनी बड़ी कि उन्होंने इस व्यक्ति को देखा। हमारे इंदौर में आए, हमने उनको देखा। उनकी आदत है कि बच्चों के बीच में वो कभी कुर्सी नहीं डलवाते थे। खंडवा में गए तो एक खेत की मेड़ जहां बना वहां पर वो बैठ गए। देखिए क्या व्यक्ति है। आज हमारे छोटे छोटे लोग नेता जब चलते हैं तो 4-4 कारें 6-6 कारें उनके आसपास चलती हैं और वो देश का राष्ट्रपति होकर के खेत की दीवार की मेड़ पर बैठ गया और सारे बच्चे आसपास हैं। ये है भारत माता के असली सपूत जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने माँ के प्रति अपने जन्म लेने का ऋण चुकाया और देश को बहुत कुछ दे गए। ये हमें सीखना चाहिए। मैं बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतियां हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक आदरणीय जुड़े थे ग्यारसपुर विदिशा से, मैडम ने लोगों को जोड़ा है जहाँ वो है ग्यारसपुर में यूको बैंक है। मैं बता दूं कि मैं यूको बैंक से ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मुझे निरीक्षण के दौरान जब मैं भोपाल में था तो वहाँ जाने का मौका मिला था। बिछा में तो था ही, ग्यारसपुर उसकी तहसील कहलाती है बिछा जिले की। तो ये जब ये नाम आते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी पुरानी यादें ताजी हो जाती हैं कि मैं इस जगह पर गया था। गोमती के स्वर में सुना त्रिपाठी की क्या बात है। कक्षा 8वीं में है और जिस तरीके से उसने अब्दुल कलाम के बारे में अपनी बातचीत की है तो अगर सामने ना दिखाई देती हो वैसे सुनते तो लगता ही नहीं कि कक्षा 8वीं की एक छात्रा है। ऐसा लगा कि उस व्यक्तित्व के बारे में गोमती का कल कल स्वर बहता हुआ चला जा रहा है और हम उसके गुणगान कर रहे हैं। कितना आनंद आया। और सरस्वती बंदना के साथ में, और ये जो हमारी संचालिका है इसको तो क्या कहना है, गणेश जी उनके जिसके साथ में बैठे हों पीछे हैं, जिसका आशीर्वाद अगर जो बुद्धि के दाता जब हैं तो कभी कभी लगा कि कोई नहीं मिल पा रहा है, छूट रहा है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी शिकन आ जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं हमसे गलती हो रही है, किसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन आगे चल करके रश्मि जी आपने बहुत अच्छी संचालिका तैयार की है और भी बच्चे तैयार होंगे कि जिस तरीके से स्वतंत्र होकर के इतने पूरे देश को, ये सिर्फ बाल संसद को संचालित नहीं करी है, पूरे देश को संचालित कर रही है। महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, शहर से जुड़े हुए हैं, युवा लोग जुड़े हुए हैं और मेरे जैसे बुजुर्ग लोग भी जुड़े हुए हैं। सबको संचालित करती हुई ये बालिका ने जिस तरीके से काम किया है, ये विश्व हिंदी सेवा संस्थान के वो भावी कर्णधार हैं, वो भावी लोग हैं जो इस संस्थान को, जब हम नहीं होंगे, कहते ना कि हम हो या ना हो, पर ये चलते रहना चाहिए, उसको चलाने की क्षमता रखने वाले बच्चे इसके साथ जुड़े हैं। तो अधिक न कह करके मैं सारे बच्चों का अभिवादन करता हूँ, बड़े होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि वो दूसरे बच्चों को भी जो आसपास उनके साथ में हो उनको बताएं कि इस संसद में क्या होता है, किस तरीके से उन्हें बोलने का मौका मिलता है, कौन कौन चीजें सुनने की मिलती हैं, कैसे ज्ञानवर्धन होता है, तो और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और रश्मि जी यदि आप आज्ञा दें और बाली जी, तो चूंकि जुलाई से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। सर स्वागत है, समझ गई, कविता सुनाएंगे आप, स्वागत है। तो ये मेरी जो किताब है आपने देखी थी, ये इसी पर मुझे बाल साहित्य का सम्मान 2016 में मिला था और करीब करीब अब तक बच्चों के लिए 200 से ज्यादा गीत आकाशवाणी पर दे चुका हूं। तो मैंने कोशिश की है शरद ऋतु पर, वर्षा ऋतु पर, वसंत ऋतु पर, ग्रीष्म ऋतु पर और सारी बातें जिससे बच्चों को, तो आज मैं बच्चों जो लोग सामने भी जुड़ रहे हैं और जिनको आवाज आ रही है, वर्षा ऋतु को पर एक गीत सुना रहा हूं। स्वागत। शीर्षक है वर्षा आती रे।
वर्षा आती खुशियां लाती, वर्षा आती खुशियां लाती, मन सबका मन हर्षाती रे, कि वर्षा आती रे, कि सबका मन हर्षाती रे, कि वर्षा आती रे। सब जगह हरियाली पृथ्वी पर अगर दिखाई दे रही है, इसका मन, सभी लोगों का मन हर्षित हो गया। बादल जिसके अनुचर हैं, कौन सी वर्षा है? कि बादल जिसके अनुचर हैं, हवा तो जिसकी सहचर है। साथी है, वही तो लेकर के आती है कि हवा तो जिसकी सहचर है, दोनों को ले सात गगन में, कि दोनों को ले सात गगन में, रिमझिम गीत सुनाती रे, कि रिमझिम गीत सुनाती रे। वर्षा आती खुशियां लाती, सबका मन हर्षाती रे। आगे देखें, वर्षा के आते ही क्या परिवर्तन होता प्रकृति में, महसूस करते हैं सभी लोग। सूखी तपती धरती जागी, हरियाली यार, कि सूखी तपती धरती जागी, शीतल बहने लगी हवाएं, डर कर गर्मी सरपट भागी, कि सूखी धरती, सूखी तपती धरती बाजागी, डर कर गर्मी सरपट भागी, शीतल बहने लगी हवाएं, पात पात को गले लगाए, कि पात पात को गले लगाए, कभी गांव में कभी शहर में, खुशियां चली लुटाती रे। वो कोई भेदभाव नहीं करती गांव से और शहर में। वर्षा आती रे, वर्षा आती रे। और फिर वर्षा आने के बाद के दृश्य देखिए। अभी जो हमारी पुरानी यादें आ जाएंगी, हम बड़े हो गए तो भले नहीं करते, बच्चों के साथ गली में पानी नदी में पानी, कि गली में पानी नदी में पानी, तालाबों में पानी पानी, गली में पानी नदी में पानी, तालाबों में पानी पानी, मछली लगे नाचने जल में, कि मछली लगी नाचने जल में, पाकर मीठा ताजा पानी, पाकर मीठा ताजा पानी, मेढक चले बारात सजा कर। अब तो मेढक शायद देखने को नहीं मिलते, कुछ बच्चों को गांव में भले मिल जाए शायद, कि मेढक चले बारात सजा कर, झिंगुर बने बाराती रे, कि झिंगुर बने बाराती रे, वर्षा आती रे, वर्षा आती रे। और इस मौसम में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या प्रकृति देती है, देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। आम पक रहे जामुन काली, आम पक रहे जामुन काली, खुश किसान है खुश है माली, कि खुश किसान है खुश है माली, खेतों में चल रहे हल ट्रैक्टर, खेतों में चल रहे हल ट्रैक्टर, काम करो अब नहीं सैर कर, काम करो अब नहीं सैर कर, कहीं है धान कहीं है सोया, कहीं है धान कहीं है सोया, कहीं मका की पाती रे, कहीं मका की पाती रे। वर्षा आती खुशियां लाती, सबका मन हर्षाती रे, सबका मन हर्षाती रे। आज अगर वर्षा के कारण नेट नहीं मिल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। वर्षा से जो हमको खुशियां मिल रही हैं, हरियाली मिल रही है, हमें इस धरा से सब कुछ हमारे लिए कुछ मिल रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। धान, मका, सोयाबीन, काली काली जामुन, आम और क्या नहीं है, इस समय सब कुछ है। हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि जो लोग गांव में हैं वो थोड़ा सा घर से निकलें और मेड़ों पर जाएं, बहती हुई नालियों को देखें, नदियों को देखें, लेकिन बड़ों को साथ में ले जाएं, सुरक्षा के साथ में देखें कि किस तरीके से मानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रश्मि जी, सिमट सिमट जल भरही तलावा। सही। छोटे छोटे पानी एक एक बूंद मिल करके बड़े बन जाते हैं, फिर नालियों में बहते हैं, वो जाकर के बड़े में मिल जाते हैं, वो बढ़ करके और बड़े में, कि सिमट सिमट जल भरही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। कोई व्यक्ति ऐसे ही सज्जन नहीं मिल जाता। बड़ों के साथ बैठने से, अच्छी बातें सुन करके, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम जिस तरीके से आगे इकट्ठा होते हैं,
तब कोई व्यक्ति सज्जन और विद्वान बन पाता है। उसी तरीके से ये छोटी छोटी बूंदें जो ऊपर से आसमान देते हैं, ये इकट्ठी मिल करके तालाबों को भरते हैं, नदियों को बहाते हैं और वही फिर सागर में चले जाते हैं और फिर सागर बना देते हैं। तो हमारे पास ज्ञान का सागर कब होगा? जब हम बूंदों की तरह छोटी छोटी बातों को जहां से भी मिलेगा उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करेंगे। और ये ज्ञानार्जन कब मिलेगा? हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक के रूप में गोकुलेश द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, रश्मि जी बैठी हुई हैं, रूपाली जी बैठी हैं, शिक्षक हमारी शिक्षाविद नुसरत जी बैठी हुई हैं, उन्नत जी, ये सारे लोग मिल करके जब मार्गदर्शन देने के लिए बैठे हुए, तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, मेरे जैसे बुजुर्ग भी इनसे कुछ सीखते हैं और आनंद की अनुभूति लेते हैं। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इन बच्चों से मिलवाने का, इनको सुनने का जो आनंद दिया, उसमें मैं मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। और अगली संसद में फिर मिलेंगे, फिर नए विषयों के साथ में फिर सुनेंगे अपने देश की पीढ़ी की कि वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपने सचमुच अपनी कविता सुनाकर बच्चों को प्रेरित किया है कि कविता लिखना भी चाहिए। हम लोग तो सब मगन हो ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अध्यक्ष महोदय स्वयं कविता लिख रहे हैं और वर्षा पर तो हम भी लिख सकते हैं, ऐसे दिमाग में आता होगा शायद, मेरा यह मानना है बच्चों से। और आदरणीय सर, हमने प्रकृति को छोड़ा नहीं है, हमने एक पर्यावरण पर चित्र बनाने के लिए बच्चों को दिए थे, वो मैं आपको अपनी ही स्क्रीन पर जरा दिखाई देती हूँ। अगर आप लोगों को दिख रहे हो तो स्पष्ट रूप से, ये स्वरा का है चित्र, अलग अलग बच्चों ने बनाए हैं। किसी ने प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए बनाया है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद। अभी मैं और भी चित्र दिखाती हूँ और बच्चों के भी हैं, जिसमें कि नाम है बच्चों का रिया साहू का है। मैं चित्र दिखाई देती हूँ, बच्चे यहाँ पर उपस्थित होंगे तो वो समझ ही जाएंगे कि कौन सा वाला हमारा है चित्र। फरतुन्निसा मैम जरा देखिए, पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये वाला चित्र, ये बनाया। और बच्चों ने इन चित्रों के माध्यम से कहा है कि प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करके कपड़ों के थैले बनाएं, या फिर आप कागज के बैग बनाएं, उनका उपयोग करें। प्लास्टिक मुक्त भारत, पर्यावरण की शिक्षा देते हुए उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए ये चित्र बनाए, पृथ्वी को बताया और पृथ्वी को हरा भरा। सबसे बड़ी बात है, पृथ्वी बहुत अच्छी बनाई है। उसके बाद उसमें पृथ्वी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे हम पृथ्वी को हरा भरा बनाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। यही संदेश लेते हुए ये सारे चित्र हैं और बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं यहाँ पर। सर आपका वाजपेयी सर, आपका म्यूट है माइक, इसलिए सुनाई नहीं दे, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। ये देखिए, जिन बच्चों ने बनाया है शायद वो भी यहाँ पर हो मंच पर, तो मैं चाहती हूँ नहीं, बहुत बहुत सुंदर। और ये बच्चों को इस प्रकार से जो प्रेरणा मिलती है, हाँ। देखिए ये रश्मि जी, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये किताब देखिए, इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं नीचे, हाँ। के साथ सेव अर्थ, पर्यावरण, ये सारी। ये किताब का लोकार्पण अभी हम 9 तारीख को करने जा रहे हैं। डॉक्टर ओपी जोशी कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं और उन्होंने करीब करीब 12-13 किताबें पर्यावरण के ऊपर अलग अलग लिखी हैं और एक ऐसा काम किया है, मैं जानकारी मंच से दे कि दूसरे लोग सुने। इंदौर जैसे इतने बड़े शहर में उन्होंने आज से 5 साल पहले कितने पेड़ हैं, तारीफ देखिए, हम अपने मोहल्ले के पेड़ों की गिनती नहीं कर पाते, देखते नहीं है कितने पेड़ इंदौर शहर में, उनकी गिनती की उन्होंने, पूरी गिनती एक एक पर ज्यादा करके एक एक पेड़ पर गए और नंबरिंग करके आए वहां पर लेकर के किसी चीज से, और सारे पेड़ों के उसमें भी उन्होंने किया कि उसमें नीम के कितने हैं, पीपल के कितने हैं, बरगद के कितने हैं, हमारे पर्यावरण के लिए हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण पेड़ हैं उनको। और साथ साथ में एक ये फोन आ रहा है, उसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है। साथ साथ में इंदौर में 3 पेड़ ऐसे हैं जो हम चंद्रशेखर आजाद को जैसे याद कर रहे हैं, रूपाली जी, तो बता दें कि इंदौर में 3 पेड़ ऐसे चिन्हित किए हैं उन्होंने, उनको सुरक्षित किया गया जहां पर आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेजों ने उनको पेड़ से लटका करके फांसी दी थी। वो पेड़ आज भी सुरक्षित रखे गए हैं।
ये काम डॉक्टर ओपी जोशी ने किया। देखिए कितना कठिन काम, लेकिन अपने शहर को, आज़ादी को बचाने के लिए ये करना जरूरी है, और उन्होंने उनको करके रखा। उन्हीं की किताब है, और ये हिंदी परिवार इंदौर की तरफ से 9 तारीख को इसका हम लोकार्पण करेंगे, और बच्चों को और बड़े को सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण से जुड़ना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, क्योंकि बच्चे तभी बढ़ पाते हैं जब उंगली पकड़ करके उनको पहले खड़ा किया जाए और चलना सिखा दें, फिर आगे दौड़ लगाना सिखाएं। जब रूपाली ये कह रही थी ना रश्मि जी कि मैं बोलते बोलते मेरी आवाज, तो मैंने कहा ना कि बच्चे जब अच्छे विद्वान हो जाते हैं तो बड़ों की आवाज बंद कर देते बिल्कुल सही हैं। कहा, और सही तब कहा। हमको ये सोच लेना चाहिए। आज भी नेटवर्क या ऐसा कोई मामला हमारे पास कुछ, मैं ज्यादा इसमें नहीं जानता हूँ, तो मैं अपने पोतों को बुलाता हूँ कि देखो यार ये मेरे को नेट नहीं मिल रहा है, या यार कहाँ गड़बड़ है, ये कुछ है, तो उन्हीं के शरण मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा तकनीक में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने मंच पर देखा जो हमारी संचालिका है, छोटी सी बालिका किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, इसको बुलाना, इसके बाद ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं दिख रही, ये सारी चीजें जो अभी से सीख गई हैं, तो इन्हीं में से कोई हमारे अब्दुल जे कलाम फिर से बनेंगे और इस देश को बहुत ऊंचाइयां देंगे, ये मैं इसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। तो हमने पर्यावरण का सर हमेशा बच्चों हम में ध्यान रखते हैं किसी न किसी रूप में। आपने मतलब आपने वैसे सच कहा, पर फिर भी हम अगले उसमें एक षट ऋतु वर्णन के हिसाब से भी एक विषय रख लिया करेंगे। धन्यवाद। ये एक ऋतु से वर्णन बच्चों को जी ये जी होना बहुत हाँ जरूरी है, ठीक है ना। सर, बच्चों ने कपड़े के बैग भी बनाए हैं और जी कागज के बैग भी बनाए हैं, ये संदेश देने के लिए कि जी पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ने इस पर काम किया है, और ये गांव की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि हम इस मंच पर आ रही हैं और उभर रही हैं, तो ये इस मंच के लिए गर्व की बात है। चलिए, आज पर्यावरण दिवस है आपका तो सहयोग एक बहुत बड़ा है, हाँ आपका एक हम सहयोग बहुत बड़ा है, बड़ी। और मध्य प्रदेश के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा उस जगह को मानता हूँ, इंदौर अगर बड़ा हो गया है 40 लाख की आबादी का, और उसमें बड़ा नहीं है, बड़ा किसमें माना जाता है कि एक छोटा सा गांव हो और वहां से हमें कोई एक ऐसा संदेश देने वाला व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो पर्यावरण की बात कर ले, चाहे प्रकृति की बात कर ले, देश की आजादी की बात कर ले, या अन्य, वहां से अगर कोई शिक्षक मिल जाए तो वो जगह बड़ी कहलाती है। विशालता से, आकार से कोई बड़ा नहीं होता है, संजय, सबसे बड़ी बात है। इंदौर तो वैसे भी स्वच्छ शहर है, सर उसको कई बार हाँ इनाम मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, आज पर्यावरण दिवस है, एक पौधा लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसे बड़ा करें, 50 पौधे ना लगाएं, लेकिन एक पौधा लगाएं और उसका फोटो खींच के हमारे बाल संसद पे भेज दें, है ना। बहुत अच्छा एक काम होगा, और आप उसकी रक्षा करें, देख रेख करें, ऐसा नहीं लगा के छोड़ दें, उसको बड़ा रश्मि करें जी, चारों। आप लोग अभी देख रहे हैं, एक सेकंड में, आज मैं बाहर, कमरे के बाहर बैठ करके ही संयुक्त हुआ, कमरे में 2 जगह हमारे एक बच्चे अलग बैठे काम कर रहे हैं, तो मैं बाहर ही बैठा हूँ। मैं एक झलक आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोगों को देखिएगा, एक सेकंड देखिए क्या दिखता है। चहु और हरियाली है। ये आपको बच्चे भी देख रहे होंगे, ये बड़े बड़े पेड़ रश्मि जी आपने देखे, ये आम के, छोटा सा मेरा प्लाट है, छोटा सा आशियाना है, और यहीं पर मैंने, जब सागर से मैं ट्रांसफर होकर के इंदौर आया था, तो गांव से हमने अपने सब ये संस्कार सीखे थे, तो मेरे यहाँ पर 4 आम के बड़े बड़े पेड़ हैं। जामुन का पेड़ मुझे बाद में काटना पड़ा था, क्योंकि बच्चे लोगों ने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था, और अमरूद का पेड़ है, अशोक के पेड़ है, बाकी छोटे पेड़ छोटे छोटे, ये सारे के सारे रश्मि जी मैंने सन 87 में लगा दिए थे, और आज करीब करीब पिछले 15 सालों से मैं आम और ये सारी चीजें मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में और मोहल्ले में, इस साल हमारी आम की फसल कमजोर हुई क्योंकि पिछले साल ज्यादा थी। इतने बढ़िया आम बड़े बड़े आते हैं और लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं। मेरा कार्यालय जो हिंदी परिवार का है, वो मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ इन्हीं आम के पेड़ों की छाया में। जब भीषण गर्मी पड़ती है बाहर रोड पर, तब हम लोग इसी के नीचे बैठ करके पूरा कार्यालय चलाते हैं। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, और लोग, मुझे इतनी खुशी है कि इन तीनों आमों के पेड़ों के नीचे बैठ करके, और
रश्मि जी, कब मजा आता है जब कभी कभार यहाँ लोग बैठे हुए हैं और कोई ऊपर से आम ऊपर से टपक करके गिर पड़ता है और उनमें से 2-3 लोग एक साथ उठते हैं, अरे ये मेरे नाम का गिरा है, मैं उठाऊंगा। उस समय आनंद की अनुभूति जो होती है, क्या कहना है। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैंने अपने माता पिता से, अपने गांव से कुछ सीखा, तो अपने आप को हरियाली से दूर नहीं कर पाया। बच्चों को भी, भले छोटी जगह में रह रहे हो, उनके प्लाट में कम जगह हो, लेकिन कोशिश करें कि पौधे में या कहीं भी जगह मिले एक पौधा जरूर लगाएं और उनके साथ उसकी देखरेख भी करें। उससे बहुत प्यार मिलेगा। पौधे हमसे बहुत कुछ कह जाते हैं, कभी उनके साथ बैठ के बात तो करिए, देखिए वो हमसे क्या क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, एक गर्व की बात मैं बता रही हूँ। मैं राज्यपाल पुरस्कार के लिए मेरे गांव के बच्चे जो कि प्रतिभाएं हैं, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बालाघाट में वारा सिवनी लेकर जा रही हूँ मैं अपने गांव के बच्चों को, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। स्काउट गाइड में राज्यपाल पुरस्कार राज्य स्तर पर बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो वो पुरस्कार लेने मेरे बच्चे जा रहे हैं। अभी मैं ट्रेन में हूँ, उन बच्चों को लेकर जा रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि आप भोपाल जा रहे होंगे, तो बारा सिवनी और ये बालाघाट, प्रकृति का बहुत सुंदर रूप अगर देखना है तो बालाघाट जिला देखिए आप। क्या कहना है। मैं करीब करीब अपनी बैंक के सर्वे करने के लिए पूरा 5-7 दिन तक घुमा हूँ, और वास्तव में जंगल के अगर दृश्य देखना हो प्रकृति के तो बालाघाट देखेंगे। तो बहुत बहुत हमारे पूरे सदन की तरफ से, पटेल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको सम्मान मिलने जा रहा है। जी जी। यशिका, आभार के लिए बुला लीजिए मैम। जी मैम, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रूपाली मैम को। मैम, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बेटा। आप सभी को नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की बाल संसद इकाई के तत्वावधान में आयोजित आज की राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी अत्यंत अद्भुतपूर्ण, प्रेरणादायी और गरिमामयी रही। कार्यक्रम के इस अंतिम सोपान पर सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय के प्रति सबसे पहले हम आज के मुख्य अतिथि श्री हरेराम वाजपेयी जी, अध्यक्ष हिंदी परिवार इंदौर, आपके प्रति हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। इतने ओजस्वी और सारगर्भित अध्यक्ष उद्बोधन ने हम सभी को आपने मार्ग प्रशस्त किया। अब हमारी मुख्य अतिथि सुश्री कनक सैनी जी एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमान मदन लाल जिरिया जी का भी हम स्वागत करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से अमूल्य क्षण निकालकर हमारे नन्हे बच्चों को शुभाशीष और प्रेरणा दी। विद्वज्जनों के प्रति जैसे कि संस्थान के प्रबुद्ध मार्गदर्शक डॉक्टर गोकुलेश्वर दीदी जी का हम विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो हमेशा ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वारा इस गोष्ठी का अद्भुत बौद्धिक चेतना का संचार करते हैं, किंतु किसी कारणवश आज यह प्रतियोगिता नहीं घटित हो पाई। आपकी प्रेरणा, आपके विचार हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहते। आपके प्रति हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज के इस मंच की वास्तविक रौनक हमारी बाल संसद के नन्हे मुन्ने सदस्य, माँ सरस्वती की वंदना करने वाली नेहश्री, स्वागत भाषण देने वाली फरत उन्निसा खान मैडम जी और अपनी ओजस्वी प्रस्तुतियों से देश के नायकों एवं समसामयिक विषयों को जीवंत करने वाले सभी प्यारे बच्चे जैसे संजना, दिव्यांशी, रिया, स्वरा, आराध्या, अंजलि, काव्या, संध्या, आलिया, राशि, दक्षता और खुशनुमा और इसी के साथ साथ अन्य भी। हम आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र से ही हम आज 8 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कोमल मैम भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बधाई और ढेर सारा प्यार, और आप प्यार के पात्र भी है। जयपुर से जुड़ी हमारी राजस्थान प्रभारी यशिका चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बेहद सुव्यवस्थित, सुंदर और ऊर्जावान शब्दों में आपने पूरे मंच का सफल संचालन किया और आप करती रही है। यशिका, आपको केवल अपनी यशिका जैसी अन्य यशिकाओं को बनाना है। सूत्र संचालन तो आप बहुत अच्छा करती ही है, आप ही की जैसे संचालिका को आपको तैयार करना है। इस संपूर्ण अनूठे वैचारिक अनुष्ठान की सूत्रधार गाजियाबाद से राष्ट्र प्रभारी हमारी प्यारी सहेली डॉक्टर रश्मि चौबे जी के प्रति भी हम विशेष कृतज्ञता प्रकट करते हैं।
जिनकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से यह सुंदर मंच साकार हो सका। अंत में आभासी पटल पर जुड़े देश भर के सभी पूर्व दर्शकों, सुधी श्रोताओं और अभिभावकों का भी हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, जिनके सहयोग के बिना यह आयोजन अधूरा था। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज की इस राष्ट्रीय गोष्ठी के समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। जय हिंदी। आदरणीय भगवती जी, मैं देख रही थी कि भगवती जी नाम से ही जुड़े हुए हैं, शायद कुछ और नाम हो, शुरू से जुड़े हुए हैं। उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पूरे समय जुड़े रहे और आपने अपनी प्रतिक्रियाएं, आपके चेहरे से समझ आ रही थी कि आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उसके लिए हृदय से धन्यवाद। नेश्री जी का, जिन्होंने पहली बार लिंक ली, बच्चे ने इतनी मतलब आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए एक प्रयास किया, उसके लिए नेश्री के लिए विशेष धन्यवाद कि आज मैंने यूट्यूब लिंक नहीं ली, आज नेश्री ने ली, उसके लिए विशेष धन्यवाद। संचालिका वगैरह सबका तो धन्यवाद मैम ने कर ही दिया है। हम फिर मिलेंगे अब एक महीने बाद रविवार को फिर से, और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलना, और लगता नहीं कि हम दूर बैठे हुए हैं, ऐसा ही लगता है पास बैठे हैं। और जब नहीं दिखते, हाँ, इन बच्चों में से कोई बच्चा नहीं दिखता, तब भी लगता है कि कुछ खालीपन सा है आज। तो ये बड़ी बात है कि हम मन से, और एक प्यार वाला संबंध भी हम लोगों में विकसित होना शुरू हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम दोबारा से 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। और रश्मि जी, आपको फिर एक वही तकलीफ देंगे कि आज समय मिले तो आज, और या कल तक इस पूरे कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रिपोर्ट, बच्चों के नाम एक लाइन का, कि इन्होंने इसके ऊपर बात की, कि हमारे पास भेज देंगे तो फिर हम बिल्कुल है ना। सर। वैसे एक लाइन तो आपने लिख ही ली है बच्चों की। मैंने थोड़ा सा तो लिख लिया है, लेकिन होता क्या है कि मैं अभी एक दूसरे कार्यक्रम में, अच्छा, सुरेश चंद्र शुक्ल का 2 बार फोन आ चुका है, उनका एक कार्यक्रम है, और इसके बाद कल कविता रश्मि का जी मेरे कार्यक्रम पास है, कविता का है। कार्यक्रम है, कविता वाला है। हाँ, उनका कविता और एक उनकी कहानी के ऊपर है। जुड़ सकेंगे तो देखेंगे। सर आज मुझे ही है लिंक उन्होंने। भेज दीजिए, मैं कई बार से उनके कार्यक्रम में जुड़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं जुड़ जाऊंगी तो बिल्कुल, खुश हो जाएंगे, आज आ गई है। चलिए चलिए, अच्छा लगेगा मुझे, हाँ है ना। ठीक है सर, जी जी, धन्यवाद। ठीक है, जी, सबके लिए प्रणाम, प्रणाम सर प्रणाम, जी। प्रणाम। हाँ जी, राधे राधे जी। क्या मैंने तो देखा ही नहीं है यार, मेरा पास